हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 में पहला जो आपका पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में क्लास 5th यानी कि उसमें मैं आप लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, उनके क्या उपदेश हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या गुण हैं, इनके बारे में बता दिया है। बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से बताया और इनके संस्कार भी बताए, चूड़ाकर्म संस्कार और आपको क्या बताया है, प्रवज्या संस्कार बताया है। ठीक है, और ये उप संस्कार, ये जितने भी आपके संस्कार हैं, वो उप संपदा संस्कार जितने भी आपके संस्कार हैं सभी मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा के हों चाहे वो बौद्ध कालीन शिक्षा के हों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वैदिक कालीन शिक्षा के और बौद्ध कालीन शिक्षा में दोनों में क्या समानताएं थी और दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो अगर आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में भूल भी रहे होंगे या बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में भूल भी रहे होंगे, तो इसको डिफरेंस करके पढ़ लीजिएगा, समानताएं और असमानताएं, तो वहाँ पर आप अच्छे से लिख लेंगे और आपका एक जैसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या समानता थी। ठीक है, तो क्या क्या समानताएं थी, चलिए देखते हैं। पहला है आपका, दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना था। दोनों आत्मा पर विश्वास करते थे। ठीक है, इनके लिए क्या था, इनके लिए ये लोग जो है ये आत्मा पर विश्वास करते थे और दोनों के लिए जो शिक्षा पद्धति का जो मेन लक्ष्य था, जो शिक्षा का जो लक्ष्य था, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा के उद्देश्य में समानता थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। यानी जो आपका वैदिक कालीन शिक्षा है और बौद्ध कालीन शिक्षा, इन दोनों में चरित्र निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, विशेष बल दिया जाता था। इनके जो उद्देश्य में बहुत ज़्यादा समानता भी थी। पहला तो आपने देख लिया, दोनों में मोक्ष की प्राप्ति को मानते थे, ये दोनों ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, और दूसरी बात इनकी क्या थी कि दोनों का मेन मकसद जो था, दोनों का मेन जो विशेष जो बल था, वो ये था कि छात्र के चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, आगे है तीसरा है आपका, दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक तथा उच्च दोनों स्तरों में बटा हुआ था। आपने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी और बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ी। दोनों में क्या था, दोनों में प्राइमरी यानी प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों में जो आपकी जो शिक्षा जो थी बच्चों की, वो शिक्षा का जो संगठन था वो प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों में बटा हुआ था। ऐसा नहीं कि उसमें केवल प्राथमिक ही शिक्षा दी जाती थी और इसमें उच्च शिक्षा तक दी जाती थी। दोनों में क्या था, दोनों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा इन दोनों स्तरों पर आपकी जो शिक्षा थी बच्चों की, वो बटी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, अध्यात्म, गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र तथा सैन्य विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। ठीक है, ये सभी विषय दोनों में पाए गए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या असमानताएं थी, यानी डिफरेंस क्या थे दोनों में। तो चलिए देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या असामान्यताएं थी। समानताओं में आपने क्या क्या पढ़ा कि दोनों मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखते थे। दूसरा आपने पढ़ा कि दोनों में क्या थी, प्राथमिक और उच्च जो शिक्षा की जो शिक्षा पद्धति थी, यानी शिक्षा की जो क्या बोलते हैं, जो आपके संगठन जो था शिक्षा का, वो आपका कैसा था, उच्च प्राथमिक और उच्च दो भागों में बटा हुआ था। फिर आपने पढ़ा कि दोनों क्या करते थे, छात्र के चरित्र का निर्माण करते थे। फिर आपने पढ़ा कि दोनों में क्या थी, दोनों में जो इसमें धार्मिक शिक्षा और क्या थी, सैन्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, गणित, वाणिज्य, ठीक है, विज्ञान और आपका कृषि विज्ञान, ठीक है, ये सारी शिक्षा दोनों में दी जाती थी। ठीक है, अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या क्या असमानताएं थी। तो दोनों में असमानताएं क्या थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा पर गुरु का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण होता था? गुरु का नियंत्रण होता। गुरु के नियंत्रण में ही सब कुछ किया जाता था। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था। आपने पढ़ा था कि बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्ध संघों और बिहारों के नियंत्रण में शिक्षा थी। ठीक है, जो बौद्ध मठ थे और जो बिहार थे उनके नियंत्रण में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है,
तो पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, यानी गुरु जो कहते थे वही शिष्य को करना पड़ता था। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या था, जो बौद्ध मठ होते थे और जो बिहारी लोग होते थे वो उनके द्वारा ये शिक्षा नियंत्रण की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैदिक कालीन शिक्षा में वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया जाता था, यानी वर्ण आश्रम जो व्यवस्था होती थी उन पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में जाति और वर्ण का कोई महत्व नहीं था। ठीक है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में जो वर्ण आश्रम यानी जो ब्राह्मण लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, उन्हीं को शिक्षा सिर्फ दी जाती थी, बाकी लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था, इसमें सभी को शिक्षा दी जाती थी। केवल जो राज्य के सैनिक थे, आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, जो केवल राज्य के सैनिक हुआ करते थे, या जो विकलांग व्यक्ति होते थे, यानी जो राज्य द्वारा जो दंडित व्यक्ति होते थे, जिनको पनिशमेंट मिल चुकी होती थी, सिर्फ उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाकी क्या होता था, बाकी जितने भी हैं सभी को एक समान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या होता था, जाति और वर्ण का कोई महत्व नहीं था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में वर्ण आश्रम यानी वर्ण का बहुत महत्व था, यानी जो क्षत्रिय लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, केवल उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा केवल उन्हीं के लिए आवश्यक थी, बाकी किसी के लिए शिक्षा नहीं बनी थी। ठीक है, यानी नहीं दी जाती थी। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था, इसमें कुछ ही लोगों का था, जैसे कि आपके जो राज्य सैनिक वगैरह हुआ करते थे, या फिर जो विकलांग व्यक्ति होते थे, या फिर जो क्या होता था कि जो राज्य द्वारा दंडित या सरकार द्वारा जो दंडित व्यक्ति होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाकी बौद्ध कालीन में सभी को शिक्षा दी जाती थी और सभी के लिए शिक्षा समान थी। और आपने बौद्ध कालीन शिक्षा में पढ़ा था कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा जो होती थी उसमें जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी, वो निःशुल्क होती थी, यानी उसमें कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। और जो उच्च शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी, उसमें पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता था, फिर उसमें अगर आप पास होते थे तो ही आपको उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसमें वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था, यानी जो वेद थे उनका अध्ययन करना किसमें, वैदिक कालीन शिक्षा में। तो वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, लेकिन इसमें वेदों का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक था। ठीक है, तो इसमें क्या था, वेदों का जो अध्ययन था वो परम आवश्यक था। और इसमें जो वेदों का जो बौद्धिक कालीन शिक्षा है, इसमें जो वेदों का अध्ययन इसमें भी जरूरी था, लेकिन सभी के लिए जरूरी था। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के लिए जरूरी हो, इसमें सभी के लिए जरूरी था। जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी ये बेस्ट मुझे लगी, क्योंकि इसमें सभी के लिए शिक्षा एक समान थी, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, किसी भी तरीके का नहीं। बस कुछ ही लोगों के लिए था, जो विकलांग व्यक्ति थे, थोड़ा सा ये लगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि अब हो गया है, वर्तमान समय में हो गया है विकलांग शिक्षा, चाहे वो विकलांग हो किसी भी तरीके से, शरीर से, अगर शरीर के किसी भी भाग से अगर वो किसी भी शरीर के किसी भी भाग से अगर वो परेशान है तो भी शिक्षा दी जाती है। बस बौद्ध कालीन शिक्षा में मुझे ये खराब लगा कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाकी जो राज्य सैनिक थे, या और आपके अभी मैंने आपको बताया कि जो राजदंडित हुआ करते थे, यानी जिन्होंने कुछ गलत काम किया होता था, जिनको सजा मिल चुकी होती थी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इन दोनों के लिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो विकलांग व्यक्ति उनको भी हक है शिक्षा का। तो खैर अब तो हो ही गया है, शिक्षा का हक बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में बस इतनी ही कमी थी, बाकी बहुत बेस्ट थी बौद्ध कालीन शिक्षा। ठीक है, इसमें कोई धर्म जाति कोई भी भेदभाव नहीं था। तो ये थे आपके वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा की असमानताएं। आपने समानताएं पढ़ी और फिर क्या आपने पढ़ा, असमानताएं पढ़ी। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध कालीन शिक्षा की क्या देन थी, यानी जो आपके आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध कालीन शिक्षा की क्या क्या देन थी। तो शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसमें शिक्षा पर क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, मातृभाषा यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा जो हम बोलते हैं, यानी कि जैसे कि मातृभाषा हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम इंडिया में रहने वाले तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, और आप अमेरिका वगैरह में तो वहाँ पे इंग्लिश है। तो इस तरीके से जिसकी जहाँ की जो बोलियाँ हैं, जो उनकी मातृभाषा है, उसके हिसाब से जहाँ पे जन्म लिया है, जहाँ पे उसकी मेन भाषा है, जहाँ पे उसको मातृभाषा का दर्जा मिला है, उन सभी भाषाओं को शिक्षा में क्या किया गया, लिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ इंडिया के हैं तो आप किसी भी मतलब बिहारी हैं तो आप क्लास में बिहारी भाषा नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई।
उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा यानी कि उच्च शिक्षा में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। आज भी वही चल रहा है कि जब भी आप कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो ये आपकी बौद्धकालीन से, सोचिए कब से चलती चली आ रही है, बौद्धकालीन शिक्षा से ये आपकी ये रीति रिवाज ये चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि बौद्धकालीन शिक्षा में भी सोचो, जो कभी कुछ इतना नहीं था तब भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम चलता था, तो अब तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए क्या किया जाता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। फिर क्या, सह शिक्षा का आरंभ। ठीक है, इसमें क्या होता था, सह शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। ठीक है, फिर क्या है, स्त्री एवं पुरुषों को समान शिक्षा का महत्व, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें ये नहीं था कि आप स्त्री हो तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप स्त्री हो या आप पुरुष हो दोनों के लिए शिक्षा समान थी, दोनों को एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं कि स्त्रियों की शिक्षा अलग थी, अलग क्लास होते थे और पुरुष के अलग क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा सभी के लिए समान थी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। तो आपने क्या क्या पढ़ा, वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में समानता क्या क्या पढ़ी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, दोनों जो थे वो क्या करते थे, शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति मानते थे। दूसरा था, दोनों क्या करते थे, छात्रों का चरित्र निर्माण करते थे, उन पर बल देते थे। शिक्षा का जो संगठन होता था वो प्रारंभिक तथा उच्च दोनों स्तरों पर बांटा गया था। दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत आपके धर्म, अध्यात्म आता था, गणित आता था, कृषि, पशुपालन, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, ये सभी विषय सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैदिककालीन शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा की असमानता। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो नियंत्रण था वो गुरुओं का नियंत्रण था इस पर, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में जो बौद्ध संगठन होते थे या जो बिहारी लोग होते थे उन पर नियंत्रण था शिक्षा का। वैदिककालीन शिक्षा में जो वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया जाता था और इसमें क्या करते थे, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था, इसमें सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। इस वेदों का अध्ययन पर परम आवश्यक था। इसमें जो वेदों का अध्ययन था वो वैदिककालीन शिक्षा में जो वेदों का अध्ययन था वो परम आवश्यक था, लेकिन वेदों जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें वेदों का अध्ययन सभी के लिए जरूरी था। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा की देन क्या थी। इसमें केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत की गई जो शिक्षा पर, फिर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम माना गया, प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा होने लगी यानी एंट्रेंस एग्जाम देने लगे, सह शिक्षा की शुरुआत हो गई, स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा का महत्व मिला। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए और इनको एकदम रट्टा मार लीजिए, आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको पहुंच सके और आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। तो जुड़े रहिए और बने रहिए इसी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।